हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्लास 8th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 12 है। इससे पहले हमने दो वीडियोस में चैप्टर 11 इसी बुक का जो है डिटेल में डिस्कस किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वो दोनों वीडियो जो है काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है वो आप देख सकते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट वेटेज रखते हैं ये। इन दो इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम मूवमेंट और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का पार्ट है इसमें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी की बात करें, स्टेट लेवल जो है पब्लिक सर्विस कमीशंस की बात करें, या और भी एंट्रेंसेस की बात करें, तो इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में। और जहाँ तक स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की बात है, उनके लिए ये हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। और हम यहाँ पे उसी बुक से डिस्कस कर रहे हैं और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे भी मिलेगा। सो चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलता रहे। सो चलिए शुरू करते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी के बाद इंडिया कैसे बना, इंडिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कैसे, इसमें क्या चेंजेस आ गई। सो ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। इंडिया का कैसा पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त वर्किंग में है। सो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ए न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। सो आपको पता है 1947 15 अगस्त 1947 को इंडिया ऑफिशियली जो है इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन सिर्फ इंडिया ही उस टाइम इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। इंडिया के साथ एक और कंट्री जो कि इसी इंडिया से निकली थी, एक नई कंट्री एस्टैब्लिश हो गई, एक नई कंट्री बन गई जिसका नाम है पाकिस्तान। वो भी 14 अगस्त 1947 जो है उनका इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को होता है। सो ये बहुत ही उस टाइम पे हॉरिबल जो है इवेंट हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में ऑकर हुआ, जिसमें बहुत सारे मिलियंस में लोग मर गए, लोगों की माइग्रेशन हो गई, अपने ही घरों में लोग रिफ्यूजीज़ बन गए। सो ये एक हॉरिबल इंसिडेंट था, पार्टीशन, जिसको हम पार्टीशन कहते हैं। सो इसी ये सारा आज हम डिटेल में देखेंगे कैसे पूरा ये सब हुआ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। When India became independent in August 1947, it was faced a very great challenges as a result of partition। 8 मिलियन पार्टीशन की वजह से 8 मिलियन रिफ्यूजीज़ बन गए लोग, जो पार्टीशन की वजह से इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया लोगों ने जो है अपने वतन छोड़े। पाकिस्तान से लोग यहाँ रहने आ गए, जो नॉन मुस्लिम्स थे। यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान रहने के लिए गए, क्योंकि उनकी थ्रेट्स थी उस टाइम पे कि शायद यहाँ पे मुसलमानों को सेफ़ नहीं है, या वहाँ पे नॉन मुस्लिम सेफ़ नहीं है। सो उनको, और उसी में 8 मिलियन लोग जो है रिफ्यूजीज़ हो गए, जिनकी अपनी उससे पहले उनकी कंट्री थी। और उसी कंट्री की डिवाइड जब हो गई दो पार्ट्स में, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान जब बन गया, तो ये 8 मिलियन लोग जो है रिफ्यूजीज़ हो गए, बेघर हो गए। और बहुत सारे लोग जो है मर गए, लोगों को मारा गया, बहुत जगहों पे कम्युनल राइट्स हो गए, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की गई। तो बहुत ही इकोनॉमिक लॉस भी हुआ, और ह्यूमन लॉस तो बहुत ही एक हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का ये एक हॉरिबल इवेंट कंसिडर किया जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, या इंडिपेंडेंस के दौरान आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये शुरू हुआ था ऑलमोस्ट 1946 से। जो कम्युनल राइट्स का राइज हो गया था वो सबसे ज़्यादा 1946 से सबसे ज़्यादा हो गया था। सो दीज पीपल हैड फाउंड सो दीज पीपल हैड टू बी फाउंड होम्स एंड जॉब्स। सो इन लोगों को जो रिफ्यूजीज हो गए, इनके लिए जॉब्स भी
देन देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। और आपको पता है दो, इनफैक्ट तीन तरह की स्टेट्स हुआ करती थी जब ब्रिटिश यहाँ पे था। उसमें ब्रिटिश इंडियंस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे और कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी जिनको जो है डायरेक्टली रूल करते थे। सो प्रिंसली स्टेट्स जैसे आपकी जम्मू एंड कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था, हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था। ऑलमोस्ट 500 ऑफ देम, टोटल ये कितने थे, 500 कुछ अराउंड 530 प्रिंसली स्टेट्स थे। ईच रूल्ड बाय महाराजा और ए नवाब। इनका जो रूलर था वो एक किंग हुआ करता था, या बादशाह या महाराजा नवाब कुछ भी कहें आप। ईच ऑफ होम हैड टू बी परस्यूड टू ज्वाइन द न्यू नेशन। सो इन सब को प्रिंसली स्टेट्स को परस्यूट करना था कि वो इंडिया को ज्वाइन करे। जो इंडिया नया बना था उन सब को ऑप्शंस दिया गया था उस टाइम पे कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहे या इंडिया पाकिस्तान के साथ जाना चाहे। सो इन सब को जो है मोटिवेट करना था, परस्यूट करना था इंडिया को ज्वाइन करने में। सो इसमें बहुत जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो मेन इसमें फिगर थी जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन सारी स्टेट्स को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने में। So the problems of refugees and of the princely states had to be addressed immediately, और ये सारा काम बहुत ही immediately करना था। In longer term, the nation had to adopt a political system that would best serve hopes and expectations of its population. So ऐसा political system भी अब बनाना था जिसमें जो है हर जो हर फिरके के लोगों का, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे पॉप जो है बहुत सारे रिलीजन्स है, कल्चरली भी बहुत जो है डाइवर्सिटी है, और कास्ट सिस्टम भी बहुत ही उस टाइम पे ज़्यादा था। सो ये सारी चीज़ों को हैंडल करना बहुत ही उस टाइम पे एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम भी बनाना था कि जिसमें इन सब का जो है सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए। आगे देखते हैं इंडियाज़ पॉपुलेशन इन 1947 अगर देखी जाए तो इट वाज 345 मिलियन। इट वाज also divided, there was divisions between high castes and low castes, divisions थे high caste low castes between majority Hindu and Indians who practiced other faiths. The citizens of this vast land spoke many different languages, बहुत different language diversity भी है यहाँ, और मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। अगर ड्रेसिंग की बात करें तो उसमें भी इतनी सारी अभी भी प्रेजेंट टाइम्स में इतनी डाइवर्सिटी है। डिफरेंट फूड प्रैक्टिस, डिफरेंट प्रोफेशंस। सो इन सब चीज़ों को कैसे जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम में उनको सबको इंटीग्रेट करना है, उन सब का जो है ख्याल रखना है जिससे एक यूनिटी बन जाए, एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी क्रिएट हो। तो द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वाज एडेड, द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट किया था, और पुअर्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी ब्रिटिशर्स की वजह से। सो उस पुअर्टी से लोगों को निकालना भी बहुत जो है एक मेजर ऑब्जेक्टिव पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट्स का रहा है। एट इंडिपेंडेंस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन विलेजेस। मेजरली इंडिया में विलेजेस में लोग रहते थे। फार्मर्स एंड पीजेंट्स डिपेंड ऑन द मूनसून। मूनसून पे अभी भी डिपेंडेंट है, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा था, अभी भी। अभी तो इरिगेशन का सिस्टम जो है बहुत जगह पे बनाया गया है, लेकिन उस टाइम पे इतना नहीं था। तो मूनसून्स जो रेंस हैं उस पे ही जो क्रॉप आपका प्रोडक्शन था वो उसी पे डिपेंड था। और सो डिड द नॉन फार्म सेक्टर ऑफ द रूरल इकोनॉमी, और रूरल का जो इकोनॉमी था वो भी इसी पे डिपेंड था। फॉर इफ़ द क्रॉप्स फेल्ड बार्बर्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब क्रॉप फेल होते थे उसकी वजह से क्या होते थे, बार्बर्स, कारपेंटर्स, वीवर्स जो थे इनकी जो है एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती थी, क्योंकि उनको पे करने वाला कोई होता नहीं था। जब क्रॉप ही ख़त्म होते थे, फार्मर्स अपना क्रॉप बेच नहीं पाते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे, सो वो ये सर्विसेज, बार्बर्स, कारपेंटर्स, ये सर्विसेज वो ले नहीं पाते थे। सो इसकी वजह से नुकसान सबका होता था। क्लियरली द न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट इट्स मास आउट ऑफ पोवर्टी। सो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, जो मासेस थे, जो पुअर थे, उनको इस पोवर्टी से निकालना, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। आउट ऑफ पोवर्टी बाय इंक्रीजिंग, और ये कैसे हो सकता था, इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोमोटिंग न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज क्रिएट करनी थी जिसमें ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्प्लॉयमेंट
ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज क्रिएट करना था। यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड। If the divisions between different sections of India were not healed, they could result in violent and most conflicts. So अगर ये सारी यूनिटी जो है, अगर ये डाइवर्सिटी को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, सो इसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते थे, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते थे एक यूनिटी के लिए, एक नेशन के लिए। जो आज इंडिया है, बहुत सारी डिफरेंट कल्चरल लिंग्विस्टिकली स्टेट्स जो हैं अभी एग्जिस्ट कर रही है विद इन इंडिया में, वो शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था अगर ये चीज़ हैंडल नहीं करते यूनिटी एंड डेवलपमेंट। Hindus with Muslims and so on. So at the same time, if the fruits of economic development did not reach broad masses of its population, it could create fresh divisions. For example, ये एक फ्रेश डिविजन्स भी क्रिएट कर सकता है बिटवीन जो बहुत अमीर लोग हैं, रिच एंड द पुअर, बिटवीन सिटीज़ एंड कंट्री साइड। इसमें रूरल और अर्बनाइजेशन का बहुत ज़्यादा जो है गैप बढ़ जाता। रीजनलाइजेशन अगर बेसिस पे देखा जाए तो एक रीजन बहुत ज़्यादा अमीर होता है, दूसरा रीजन शायद बहुत ज़्यादा गरीब होता, तो उसकी वजह से आगे चल के माइग्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में भी प्रॉब्लम होता, क्योंकि अनइक्वल डेवलपमेंट होता, उसकी वजह से माइग्रेशन और भी ज़्यादा रूरल टू अर्बन होता। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन, आपको पता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अराउंड 3 सालों में इसको कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सो इसी के बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। Between 1946 and 1949, some 300 Indians had a series of meetings. Around इसमें 300 Indians members इसके थे, I think 297 के अराउंड, on the country's political future, और इन्हीं पे डिपेंड था इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर। द मीटिंग्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और ये थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो इंडिया का पार्लियामेंट था। पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इसको बनाया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जो 1946 में 46 में बनाई गई थी, और उन्होंने अराउंड 3 सालों में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली, और ये सारी मीटिंग्स कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में। बट पार्टिसिपेंट्स केम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और इसमें जो मेंबर्स थे वो हर फेथ, हर कास्ट के और हर इंडियन रीजन से या हर इंडिया के स्टेट से रिप्रेजेंट थे। ये ऐसा नहीं था कि इसमें सिर्फ हायर कास्ट के थे या सारे हिंदूज थे या और सारे लोअर कास्ट के नहीं थे, नहीं, इसमें सारे हर को इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी मिला था। दीज डिस्कशंस रिजल्ट इन फ्रेमिंग ऑफ द, और इन्हीं डिस्कशंस, यही मीटिंग्स का आउटकम था इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, 26 जनवरी 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। वन ऑफ द फ्यूचर, जो मेन फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था, वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, जिसमें सारे इंडियंस पहली बार एट द जो 21 ईयर्स ऑफ एज के थे, अभी उसको कम करके 18 कर दिया है, लेकिन उस टाइम पे जो वोटिंग एज रखा था वो रखा था 21। जो भी 21 ईयर्स है, चाहे मेल हो फीमेल है, उन सब को वोट जो है वो वोट देने के लिए एलिजिबल थे। वोटिंग राइट्स उन सब को थे, चाहे वो कोई भी कास्ट का था या कोई भी रिलीजन का था या किसी भी रीजन का, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स मिल गए थे। दिस वाज, और ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था, फॉर नेवर बिफोर हैड इंडियंस बीन अलाउड टू चूज देयर ओन लीडर्स, और इससे पहले इंडिया को ऐसा ऑप्शन नहीं मिला था जिसमें वो अपना लीडर खुद बनाए। इन अदर वर्ड्स, अगर आप यूके और यूनाइटेड स्टेट्स की बात की तो वहाँ पे भी जो है वोटिंग राइट्स काफ़ी टाइम के बाद जो है वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले हैं। दिस राइट हैड बीन ग्रांटेड इन स्टेजेस। फर्स्ट, अगर आप यूएस और यूके की बात की जाए तो पहले जो है जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी लोगों के पास, उनको ही सिर्फ वोटिंग राइट्स मिलता था।
देन जो लोग एजुकेटेड थे उनको वोटिंग राइट्स मिलता था, फिर जो वर्किंग क्लास था उनको मिलना शुरू हो गया, उनका जो स्ट्रगल था उसके बाद ही उनको भी वोटिंग राइट्स मिल गए। और उसके बाद लास्ट स्टेज जो था बोथ यूके और यूएसए में, उस लास्ट से स्टेज पे वुमेन को वोट्स मिल गए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट हुआ, उसमें सबको जो भी 21 ईयर्स ऑफ एज था, चाहे वो गरीब अमीर हो या मेल फीमेल हो, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स मिल गए थे। सो ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था इंडिया के लिए। फाइनली आफ्टर ऑन द अदर हैंड, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया चोज ग्रांट राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ कोई सा भी जेंडर, एजुकेशन, कोई फ़र्क नहीं है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, सबको जो है वोटिंग राइट्स मिल गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन वाज और सेकंड फ्यूचर अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखा जाए तो वो है गारंटीड इक्वालिटी बिफोर लॉ, फंडामेंटल राइट है, आपको भी पता है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया इक्वालिटी बिफोर लॉ टू ऑल सिटीजन्स, हर एक नागरिक को, हर एक इंडियन सिटीजन्स को लॉ में इक्वल कंसिडर किया जाए। किसी को कोई ऊपर नीचे, अमीर गरीब या हायर कास्ट लोअर कास्ट, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला, सबको इक्वल ट्रीटमेंट होगा अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जो भी एफिलिएशन हो, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। देयर वेर सम इंडियंस हु विश, कुछ इंडियंस ने ये कहा था कि जो है इंडिया है ये एक हिंदू नेशन बनना चाहे, लेकिन एंड दैट इंडिया इट्सेल्फ बी रन बाय, एक हिंदू स्टेट होना चाहे, लेकिन इसको जो है काउंटर आर्गूमेंट करके जवाहरलाल नेहरू ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला था कि इंडिया जो है वो हिंदू पाकिस्तान नहीं बनेगा। ठीक है। बिसाइड्स मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स को छोड़ के इंडिया में और भी पॉपुलेशंस थे, जैसे सिख्स थे, क्रिश्चियंस थे एंड पारसीज थे, जैन्स थे। सो इन सब को कंसिडर करना था। एक अगर हिंदू नेशन होता तो उसमें इन सब को कैसे प्लेस करते, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। सो इंडिया ने द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक डेमोक्रेटिक सेटअप अडॉप्ट किया, जिसमें सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वालिटी बिफोर लॉ के फंडामेंटल राइट्स मिल गए थे। अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव सेम राइट्स, नए कॉन्स्टिट्यूशन में सबको सेम राइट्स मिले, सेम अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो जॉब की हो, गवर्नमेंट जॉब की हो, प्राइवेट सेक्टर में है, सबको इक्वल राइट्स, सेम राइट्स बिफोर लॉ। सो सबको इक्वल राइट्स और सेम राइट्स बिफोर लॉ। थर्ड फ्यूचर की बात की जाए तो द स्पेशल प्रिविलेज फॉर द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट डिसएडवांटेज, जो रिजर्वेशन है आज SC ST या OBC, यही फ्यूचर है जिनमें स्पेशल प्रिविलेज इन सब को, जो डिसएडवांटेजेस थे या डिप्राइव्ड क्लास थी, जो SCs हैं, उन सब को जो है एक प्रिविलेज मिल गई, चाहे रिजर्वेशन के फॉर्म में या फंड्स के फॉर्म में, जो आज भी आपको रिजर्वेशंस प्रोवाइड की जाती है। सो वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्यूचर है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब्ड एज अ स्लर एंड ब्लॉट ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया वॉज एबॉलिश। सो ये जो है आपको पता है अनटचेबिलिटी है, एबॉलिश की गई। हिंदू टेम्पल्स प्रीवियसली ओपन ओनली टू हायर कास्ट वर थ्रोन ओपन टू ऑल, जो बहुत सारे टेम्पल्स हुआ करते थे जहाँ पे सिर्फ जो है हायर क्लास हिंदूज़ को एंट्री परमिशन थी, लेकिन इंडिया जो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के अंडर में सबको इक्वल जो है राइट्स मिल गए। और सारे जो है टेम्पल्स आज हर कोई टेम्पल में कोई भी जा सकता है, चाहे वो लोअर कास्ट का हो, हायर कास्ट है, कोई भी जा सकता है। After a long debate, the Constituent Assembly also recommended certain percentage of seats in legislature as well as jobs to be reserved for the number of lower caste। आपको भी पता है जो लोअर कास्ट है उनके लिए जॉब्स रिजर्व्ड है अभी भी। सो उस टाइम पे जो BR अम्बेडकर थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने जो आर्गूमेंट किया था गांधी के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट, जो गांधी इरविन पैक्ट भी है। सो ये सारा इसी के रिलेटेड है, जिसमें लोअर कास्ट को एक रिप्रेजेंटेशन मिल गई उनको पार्लियामेंट में थ्रू रिजर्वेशंस के। इट हैड बीन आर्ग्यूड
by the same by the some untouchables as they were known Harijans. So they were known Harijans did not have good enough grades to get the prestigious Indian एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है, जो एससीज है उनको इतना रिप्रेजेंटेशन आज भी नहीं है। उस टाइम बहुत ही ज़्यादा इनको जो है नेगलेक्ट किया जाता था, इनको इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होते था, और ये बहुत कम जो है इनकी रिप्रेजेंटेशन होती थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। सो along with former untouchables, the आदिवासीज और एसटीज को भी जो है रिजर्वेशन मिल गई सीट्स में और डिस्क्रिमिनेटेड। जैसे एसटीज को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था थ्रू आउट हिस्ट्री में, वैसे ही इनको भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और किया जाता है। द ट्राइबल्स हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इनको नहीं होती थी ट्राइबल्स को, जो कि आज भी इनको बहुत कम है। एंड एजुकेशन वाइल देयर लैंड्स एंड फॉरेस्ट हैड बीन टेकन, और इनकी जो लैंड्स है फॉरेस्ट्स हैं जहाँ ये रहते थे वो अभी भी इन जो डेवलपमेंट की वजह से उनको डिस्प्लेस किया गया है काफ़ी जगह पे। सो द न्यू प्रिविलेज ग्रांटेड देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वे मेड टू मेक अमेंड्स फॉर दिस। और ये सारी चीज़ें रिकन्सिडर करने के लिए, ये सारे प्रिविलेज करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको एक रिजर्वेशन का सिस्टम मिला। The Constituent Assembly spent many days discussing the powers of the central government versus those of the state government. अगला जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक डिबेट था, वो था सेंटर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट जो है फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा या सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल रहेगी, या फेडरेशंस या जो है जिनको आप स्टेट्स बोलते हैं वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा। सो ये सारा डिस्कशन भी जो है मेजर एक डिबेट होता था। सब मेंबर्स थॉट, कुछ मेंबर्स ने कहा कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, और कुछ ने कहा कि नहीं, स्टेट और सेंटर का इक्वल पावर्स होने चाहिए। इट वाज आर्ग्यूड वुड बी इन पोजीशन टू think and plan for the well-being of the country as a whole. Other members felt that the provinces should have great autonomy and freedom. ये जिन्ना का भी एक आर्गुमेंट था कि जो है प्रोविंसेस जो है, जो स्टेट्स थे, उनके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी होनी चाहिए और फ्रीडम होना चाहिए। The members from the Mysore fear that under the present system, democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of country. So मैसूर मेंबर, एक जो मैसूर के मेंबर थे, उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी हो वो दिल्ली में ही है, और ये जो दिल्ली जैसी डेमोक्रेसी है ये और जगह इसको फंक्शन नहीं करने देंगे। और मद्रास की तरफ से जो मेंबर एक था, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही आर्गुमेंट रखा था। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग 3, और इसको जो है हाईलाइट करने, इसको रिजॉल्व करने, ये डिस्प्यूट ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट्स इंट्रोड्यूस की, जिसमें आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सो इन तीनों को देखेंगे क्या है ये। Union list with subjects such as taxes, defense, foreign affairs, which could be exclusive responsibility of the center. और जो यूनियन लिस्ट है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ सेंटर तक ही है। दैट इज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसी का जो है इस पे पूरा मोनोपोली होगी। वहीं पे अगर स्टेट लिस्ट की बात करें, जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं सच एज एजुकेशन, हेल्थ, विच वुड, इसका जो है ख्याल कौन रखेगा, इसका जो है आपका स्टेट ख्याल रखेगा। और उसके बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो आइटम्स आते हैं जिनमें दोनों स्टेट और सेंटर इक्वली जो है मिल के रिजॉल्व करेंगे, या जो भी चीज़ें होंगी वो सारा ये मिल के ही करेंगे। अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसर्न्ड लैंग्वेजेस, और सबसे इम्पोर्टेंट डिबेट यहाँ पे लैंग्वेज को हुआ था। मैनी मेंबर्स बिलीव दैट द इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद द ब्रिटिश। बहुत सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स चले गए, सो साथ में इसके इंग्लिश भी यहाँ से जाना चाहें। इट्स प्लेस दे आर्ग्यूड शुड
शुड बी टेकन बाय हिंदी, और इंग्लिश को रिप्लेस करना चाहे था हिंदी। हाउएवर दोज हु डिड नॉट स्पीक, लेकिन बहुत सारे जो उस टाइम पे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उसमें बहुत सा हर जो है रीजन के, हर स्टेट के मेंबर्स थे। सो बहुत सारे उसमें इंग्लिश नहीं बोलते थे, या अभी भी जो है इंडिया में अगर आप साउथ की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोला जाता है। सो ये उनको फेवरेबल नहीं लगा कि अगर हिंदी वो इम्पोज़ करते या इंग्लिश इम्पोज़ करते तो उससे भी एक जो है डिवीजन बेसिस ऑफ लैंग्वेज क्रिएट होता। सो लैंग्वेज उस टाइम पे नेमली इंडिया दैट द हिंदी वुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज, और फिर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई इंडिया में, और इसके साथ ही इंग्लिश वुड बी यूज्ड इन कोर्ट्स, और इंग्लिश जो है कोर्ट्स में यूज़ होगी। द सर्विस एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन द वन स्टेट एंड द सेंटर, स्टेट्स विद इन स्टेट्स और वन स्टेट एंड सेंटर के बीच में जो कम्युनिकेशंस होगी वो भी एक इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी रहेगी। मैनी इंडियंस contributed to the framing of constitution। आपको पता है बहुत सारे लोग, अराउंड 300 जो है मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, लेकिन इन सब में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके एससी के जिन जो शेड्यूल कास्ट से थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, जो मोस्ट जो है कंट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है। एंड अंडर हुज सुपरविजन द डॉक्यूमेंट वाज फाइनलाइज्ड, और इन्हीं के सुपरविजन में डॉक्यूमेंट फाइनलाइज किया गया था। इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था, और ये पहले लॉ मिनिस्टर भी थे इंडिया के। In his final speech to the Constituent Assembly, Dr. B.R. Ambedkar pointed out that political democracy had to be accompanied by economic and social democracy. So इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है, इसमें साथ में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। आपको पता है ये एससी शेड्यूल कास्ट है, और इन्होंने इनके साथ भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ था शुरू से। सो ये एक वॉइस थी एससीज़ की। इन्होंने ही जो रिजर्वेशन का रखा था, गांधी इरविन पैक्ट भी उसके बाद साइन हुआ था। सो ये एक जो है अपलिफ्टमेंट शेड्यूल कास्ट की मेजर जो चैम्पियन थे शेड्यूल कास्ट के, उस टाइम पे यही मेन वॉइस थे उनके लिए, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे एससीज़ को। सो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन था, उनको इकोनॉमिक और सोशल जो है प्रिविलेजेस नहीं मिलती थी, जो और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, तो इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है इसके साथ इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और सोशल ट्रीटमेंट, जैसे मंदिर्स में जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता था एससीज़ को, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ इन सब को भी है इक्वली ट्रीट होने चाहिए। इकोनॉमिक इक्वालिटी एज वेल एज सोशल इक्वालिटी भी होनी चाहिए। गिविंग द राइट टू वोट वुड नॉट ऑटोमेटिकली, और सिर्फ राइट टू वोट अगर देंगे सो इससे ये दोनों चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती है, और इसी बेसिस पे फिर आपको जो है रिजर्वेशन भी इनको मिला था, लीडिंग टू द रिमूवल ऑफ अदर इनइक्वालिटीज सच एज बिटवीन रिच एंड पुअर और बिटवीन अपर एंड लोअर कास्ट्स विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ही सेड इंडिया वाज going to enter into a new life of contradictions. In politics we will have equality, और ये इन्होंने बताया था पॉलिटिक्स में इक्वालिटी होगी, लेकिन एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इन इक्वालिटी। सो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी फाइनल स्पीच में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो डिलीवर की थी उसमें बोला था। इन politics we will be recognizing the principle of
one reason of our social and economic structure continue to deny principle of one man one value. So इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल जो फ्यूचर है इंडिया का उसमें वन मैन वन वोट की अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन अगर इकोनॉमिक और सोशल में देखें तो उसमें ये डिनाई किया जाएगा. सो नाउ हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड. सो नाउ एक क्वेश्चन ये था कि स्टेट्स को कैसे फॉर्म किया जाए. आपको पता है उस टाइम पे बहुत सारे अराउंड 500 प्रिंसली स्टेट्स थी. सो इन सब को इंटीग्रेट करना, एक्सीड करना, फिर इनको फॉर्म करना. सो ये कैसे बनाए, किस बेसिस पे बनाएंगे, लैंग्वेज पे, कल्चर पे, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स स्टेट है, एक कंट्री है जिसमें बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं. सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था, बहुत इम्पोर्टेंट डिबेट था कि अब स्टेट्स को कैसे बनाना है, किस बेसिस पे, क्या बेस लेनी है जिससे जो है इंडिया के स्टेट्स को डिमार्केट किया जाए. बैक 1920s इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक प्रॉमिस किया था, हैड प्रोमिस्ड दैट जो है इंडिया जो है वो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स वुड हैव इट्स ओवन. इसमें जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है इनको अपनी अपनी प्रोविंस होगी, ये कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था. हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स. लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस ने कुछ ऐसा स्टेप नहीं लिया, क्योंकि इसमें जो मेन रीज़न था वो था इंडिया का डिवीज़न, पार्टीशन, जिससे पाकिस्तान क्रिएट हो गया था. सो इस डर की वजह से कि कुछ ऐसा और ना हो, कोई और स्टेट ऐसा जो है डिमांड ना करें, सो कांग्रेस ने इस जो प्रॉमिस किया था उससे वो हट गए. For India had been divided on the basis of religion. Despite the wish and the efforts of Mahatma Gandhi, freedom had come not to one nation but to two. As a result, partition was that millions had been killed. पार्टीशन की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल जो है मारे गए थे, हिंदूज मुस्लिम्स. कुड द कंट्री एफोर्ड फर्दर. और ये कंट्री अब जो है एक ऐसा फर्दर डिविजन्स मतलब हैंडल नहीं कर पाते. और इसकी वजह से अगर एक भी कंट्री, एक भी स्टेट में था या ऐसा कुछ उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती, सो और भी स्टेट्स फिर ऐसा ही डिमांड करते, या और भी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स या रिलीजियस ग्रुप्स डिमांड ऐसी राइज होती. सो इस सब को दबाने के लिए, ये सारी डिमांड्स को हैंडल करने के लिए, सारे डिमांड्स ये जो एप्रीहेंशंस थे, ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए कांग्रेस का जो प्रॉमिस था उन्होंने उस पर कोई भी तवज्जो नहीं दिया, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी. Both Prime Minister Nehru and Deputy Prime Minister Vallabhbhai Patel were against the creation of linguistic states. और linguistic states की दोनों प्राइम मिनिस्टर नेहरू और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वालाभाई पटेल इसके अगेंस्ट थे. आफ्टर पार्टीशन के बाद नेहरू सेड disruptionist tendencies has come to fore. To check them, the nation had to be strong and united. और ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, जो नेहरू ने इसके बाद बोला था कि जो है डिसरप्टिव टेंडेंसी शुरू हो गई है, अब नेशन को स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड होना चाहिए. That the Congress leaders would now go back on their promises and created great disappointment. इसकी वजह से क्या हो गया, जो कांग्रेस ने अपना प्रॉमिस से जो है प्रॉमिस डिसअपॉइंट किया गया, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया. सो कन्नड़ा स्पीकर्स, जो मलयालम स्पीकर्स, कन्नड़ा स्पीकर्स, मराठी स्पीकर्स हैड लुक्ड फॉरवर्ड टू हैविंग देयर ओन स्टेट. इसमें जो मेजरली कन्नड़ा और मलयालम मराठी स्पीकर्स है, जो वहाँ पे लैंग्वेज जो बोली जाती है, ये तीनों सेक्शंस, इनको एक उम्मीद बन गई थी कि इंडिपेंडेंस के बाद हमको अपना स्टेट मिलेगा, हमको अपना प्रोविंस मिलेगा जहाँ पे सिर्फ यही लैंग्वेज बोली जाएगी. लेकिन द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट इसके बाद इसके खिलाफ जो कांग्रेस ने ये स्टेटमेंट दिया था, इसके बाद स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुआ था आपका मद्रास में. तेलुगु स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हावर केम फ्रॉम तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हाट वाज मद्रास प्रेसिडेंसी. मद्रास प्रेसिडेंसी इसका सबसे ज़्यादा जो है वायलेंट प्रोटेस्ट रहा व्हेन नेहरू वेंट टू थी वी वांट आंध्रा, हमको आंध्रा स्टेट चाहिए.
और उसी साल ऑफ दैट ईयर एक गांधीयन जो है, एक गांधी का फॉलोअर था जिनका नाम पोटी श्रीरामालू नाम था इनका। इन्होंने हंगर स्ट्राइक पे गए थे और इनकी डेथ फास्ट में ही हंगर स्ट्राइक में ही हो गई, और उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, हड़ताल हो गए, बंद हो गए, वायलेंट प्रोटेस्ट्स हो गए, और उसकी उसकी वजह से जो है पूरा वहाँ पे प्रोटेस्ट हो गया एंटायर आंध्र प्रदेश में। द प्रोटेस्ट वेर सो वाइड स्प्रेड इन टर्म्स दैट द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। सो इन अक्टूबर 1 अक्टूबर 1953 को नई स्टेट बनाई गई आंध्र प्रदेश। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश अदर लिंग्विस्टिक ऑल्सो, जो इसकी वजह से क्या हो गया, जब आंध्र प्रदेश बन गया उसकी वजह से अदर जो लिंग्विस्टिक जो डिमांड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ ने डिमांड करना शुरू किया, उनको भी सेपरेट जो है स्टेट्स चाहिए। जैसे आपको पता है रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया गया था 1956 में, और उन्होंने रिकमेंडिंग द रीड्राइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज टू फॉर्म कंपैक्ट प्रोविंसेस ऑफ असामीज, और उन्होंने रिकमेंड किया गया था कि जो प्रोविंसेस है उनको रीड्रॉ किया जाए, उनकी बाउंड्रीज़ को, डिस्ट्रिक्ट्स को, जैसे असमी, बंगाली, ओड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और तेलुगु speakers respectively. The large Hindi speaking region of North India was broken off into several states. जो नॉर्थ इंडिया था इसमें बहुत सारी स्टेट्स बनाई गई। लिटिल लेटर 1960 में बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बम्बई को डिवाइड किया गया था गुजराती और मराठी स्पीकर्स के बीच में। ठीक है, 1966 में पंजाब स्टेट बनाया गया था, जो हरियाणा और पंजाब स्टेट एग्जिस्ट हो गया। द फॉर्मर पंजाबी स्पीकर्स द लेटर जो है पंजाबी स्पीकर्स के लिए, और यहाँ पे हरियाणा में भी एक हिंदी हु वर नॉट स्पीक बट वर्जन्स ऑफ, एक हिंदी स्पीकर्स के लिए डिवाइड किया गया था। सो ये आपका जो है लिंग्विस्टिक द मैप मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स का है 1947 का। सो ये आप मैप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 मैप है। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो है लिंग्विस्टिक जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो सारा ख़त्म हो गया था 1956 में। सो ये था ऑन फॉर डेवलपमेंट। कल इस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा पार्ट 2 इसका, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो ये था आपका कंप्लीट आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ कमेंट, कुछ जो है सजेशन होगी, कमेंट कुछ समझ में नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें। इसका सेकंड पार्ट हम कल अपलोड करेंगे। सो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टे ट्यून।